Brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव से बगावत करने वाले 7 विधायकों में से 3 को आज अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया, 4 को फिलहाल जीवन दान दे दिया। लेकिन ये 3 ऐसे विधायक रहे हैं जो बेहद ही चर्चित विधायकों में एक, अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वालों में एक, और सपा के गढ़ से जीतने वालों में। अब इन तीनों विधायकों का क्या होगा? मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, ये तीनों अब पार्टी से बाहर हो चुके हैं। लेकिन क्या अब सपा से हटने के बाद 2027 में ये चुनाव जीत पाएंगे? समाजवादी पार्टी के दम पर जीतने वाले इन विधायकों की 27 में क्या स्थिति हो सकती है? आज हम इसको समझेंगे। क्या सचमुच ये बीजेपी में आकर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? आज हम इसे समझेंगे। इसके अलावा बचे हुए जो 4 विधायक हैं, उन विधायकों के बचने की वजह क्या है? क्या अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि जो ओबीसी विधायक हैं और जो ब्राह्मण विधायक हैं, उन्हें छूने से परहेज किया है कि कहीं उनके पीडीए में कोई नाराजगी न हो जाए, या फिर इन विधायकों ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से अपने रिश्ते दोबारा सुधार लिए? ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो अब बात यही करेंगे कि क्या मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह क्या 2027 में अपने अपने चुनावी क्षेत्र से चुनाव जीत पाएंगे, जब वो समाजवादी पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं? क्या मनोज पांडे ऊंचाहार की सीट बीजेपी से लड़के जीत सकते हैं? क्या राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज की सीट जीत जाएंगे? क्या अभय सिंह गोसाईगंज को जीत लेंगे? थोड़ा अगर आप रिकॉर्ड को देखें, थोड़ा अगर आप इतिहास को देखें, तो ये सीटें ऐसी हैं जो बगैर समाजवादी पार्टी के ठप्पे के, या यूं कह लें बगैर साइकिल निशान के जीतना बेहद ही टेढ़ी खीर होगी। और इन तीनों विधायकों के लिए 2027 का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। मनोज पांडे 2012 से लगातार जीत रहे हैं। कभी बीजेपी इस सीट को, ऊंचाहार सीट को जीत ही नहीं पाई है। खैर, बीजेपी के लिए तो वो एक कैच है कि जिस सीट को कभी बीजेपी नहीं जीती, वहां पर मनोज पांडे जैसा कोई चेहरा बीजेपी को मिल गया। और यही बात अगर आप देखें तो गौरीगंज पर भी लागू होती है। गौरीगंज भी 2012 में ये सीट, नई सीट बनी थी परिसीमन के बाद, लेकिन इस सीट पर बीजेपी योगी मोदी किसी लहर में नहीं जीत पाई। इसकी वजह क्या समाजवादी पार्टी है, या फिर ये दोनों नेता हैं? यही हाल अगर आप देखें तो गोसाईगंज का भी है। हालांकि 2017 में बीजेपी इस सीट को जीती थी। लेकिन मनोज पांडे की सीट हम एक एक करके समझते हैं। मनोज पांडे की सीट है ऊंचाहार की सीट, और मनोज पांडे की जीत की सबसे बड़ी वजह यह रही कि वहां पर यादव, मुसलमान और ब्राह्मण का एक ऐसा समीकरण बनता है जो मनोज पांडे को अजय बना देता। हालांकि लगातार उनका जीत का मार्जिन घटता गया और पिछले चुनाव में बहुत मामूली वोटों से वो जीत पाए थे। तो क्या अब जबकि यादव, मुस्लिम और यहां तक कि उनके खिलाफ उस इलाके में ठाकुरों ने भी बड़ी तादाद में वोट किया था। मौर्य, जो कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य की एक तरीके की वो सीट कही जाती रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य उस सीट पर अपने बेटे को लड़ाते रहे हैं, अपने परिवार को लड़ाते रहे, खुद भी लड़ते रहे। तो ये एक ऐसी सीट है जो कि मनोज पांडे के लिए समाजवादी पार्टी से अलग होकर के और बीजेपी से जीतना उतना ही मुश्किल है जितना यह भी माना जा रहा है कि कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि सपा से लड़ते लड़ते अब स्थिति उनकी ये हो गई थी कि बहुत ही मामूली वोटों से वो इस बार जीत पाए थे। लेकिन ऊंचाहार का जो समीकरण है, जो कि जातीय समीकरण है, वो कतई बीजेपी के
हक में नहीं बैठता। ऐसे में मनोज पांडे क्या एक बार फिर बीजेपी से वहां से किस्मत आजमाएंगे, जबकि कभी बीजेपी नहीं जीती, या फिर बीजेपी के बहाने ही वो किसी और दूसरी सीट पर अपनी नजरें गड़ा रखें। खैर, हम इस पर आएंगे, लेकिन अब आपको हम ले चलते हैं गौरीगंज की सीट। गौरीगंज में बहुत आसान नहीं है। गौरीगंज की सीट राकेश प्रताप सिंह के लिए अब इसलिए आसान नहीं है क्योंकि यहां भी मुस्लिम और यादव का फैक्टर बहुत बड़ा है। और 2012 से वो जो जीत रहे थे उसमें एक तो उनका अपना वोट बैंक, ठाकुरों का वोट, प्लस समाजवादी पार्टी का बेस वोट, ये तीनों मिलकर उन्हें भी वहां अजेय बना रहे थे। और ये बात आप मान लें कि राकेश प्रताप सिंह भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सपा के साथ गठबंधन में लड़ी और अगर कोई बड़ा मुस्लिम मजबूत चेहरा उनके खिलाफ वहां पर नहीं उतरा तो फिर यह सीट बेहद चुनौती भरी होगी राकेश प्रताप सिंह के लिए। राकेश प्रताप सिंह कभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने गए, कोई उसी तरीके से जैसे मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे, उन्हें तो मुख्य सचेतक तक बना दिया था अखिलेश यादव ने। और मनोज पांडे के बारे में आखिरी तक समाजवादी पार्टी का एक बड़ा तबका मानता था कि वो कम से कम अखिलेश यादव को डिच नहीं करेंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बहुत कुछ बदल गया था और इसी के साथ अब इन सीटों का समीकरण भी बदल गया है। यानी कि इन दोनों सीटों को, खासकर ऊंचाहार और गौरीगंज, ये दोनों खांटी तौर पर समाजवादी पार्टी की सीट आप मान लीजिए। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव का वोट बैंक मजबूती से उनके साथ खड़ा रह गया तो चाहे बीजेपी से आए, चाहे किसी पार्टी से आए या इंडिपेंडेंट आए, इन दोनों के लिए यह सीट जीतना बेहद मुश्किल है। लेकिन दूसरी बात, एक बात और कही जा रही है, वो ये कि इन दोनों नेताओं के निकलने के बाद ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव किसी को भी इस जगह से टिकट दे दें और वो जीत जाए। यह सीट अखिलेश यादव के लिए भी उतनी ही मुश्किल होगी क्योंकि ये दोनों नेता ऐसे थे जो जमीनी नेता हैं, जिनके अपने बहुत बड़े, उनका अपना वहां प्रभाव क्षेत्र है और जो बेहद जमीनी तौर पर वहां के सभी कम्युनिटी और बिरादरियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार यहां का जो समीकरण है वो सब उलट पुलट हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के टिकट पर जीतना बहुत मुश्किल है, राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। लेकिन वही बात अखिलेश यादव के लिए भी है कि यहां कम से कम बड़े चेहरे अगर उन्होंने नहीं दिए तो फिर यहां ये दोनों कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में। खैर, आखिर में अब हम आपको बताते हैं कि गोसाईगंज, जो कि फैजाबाद की एक सीट है, वहां क्या हो सकता है। तो अभय सिंह वहां से इस बार चुनाव जीते हैं। 2017 में खब्बू तिवारी जीते थे, बीजेपी उस सीट को जीती थी, लेकिन वहां ब्राह्मण और ठाकुरों का एक सियासी वर्चस्व की बात होती है। लेकिन उस सीट पर भी यादव और मुस्लिम और इसके साथ साथ वहां ओबीसी और दलितों की तादाद भी बहुत है। कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से ऊंचाहार की बात कर ले तो वहां पासी बिरादरी की तादाद काफी ज्यादा है। नंबर 1 पर वहां पर दलित वोटर्स आते हैं, उसके बाद यादव, मुस्लिम और ओबीसी। ब्राह्मणों की और ठाकुरों की तादाद है, लेकिन ये जीतने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ वही हाल अगर आप देखें तो गोसाईगंज की भी है। खब्बू तिवारी को सजा हुई, वो फिलहाल जेल में थे, लेकिन पिछले चुनाव में जब उपचुनाव हुआ तो फैजाबाद की उस सीट से, दूसरी सीट से, तो वहां खब्बू तिवारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मना लिया था। लेकिन क्या 2027 में अगर अभय सिंह वहां से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या इस बार खब्बू तिवारी मानेंगे या फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे? क्योंकि दोनों उस जगह पर, उस सीट पर अपना अपना दावा क्लेम करते हैं। तो खैर, आज अखिलेश यादव ने अपने इस एक फैसले से कई निशाने साधे हैं, लेकिन इन तीनों को निकालकर उन्होंने बता दिया है, जता दिया है कि अब उनके लिए दूसरी पार्टियों से जीतना आसान नहीं होगा। तो पहली बात ये मान लें कि तीनों को निकाल दिया गया। अगर तीनों उसी सीटों से लड़ते हैं तो अखिलेश यादव किसी न किसी बड़े चेहरे को उनके आगे खड़ा करेंगे, चाहे वो बीजेपी से आया हो या किसी पार्टी से। ऐसे में ये तीनों सीट इन तीनों के लिए आसान नहीं है।
मनोज पांडे के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें मालूम है कि इस बार ऊंचाहार की सीट उनके लिए मुश्किल है और इसीलिए उन्होंने बगल की सरेनी सीट पर भी अपनी नजरें गड़ानी शुरू कर दी। और मनोज पांडे को लेकर एक और बात है, जो वहां की ठाकुर पॉलिटिक्स है उसमें भी मनोज पांडे को लेकर नाराजगी रहती है। चाहे वहां के चाहे वहां के मंत्री हो कैबिनेट में, दिनेश प्रताप सिंह हो, अदिति सिंह हो, अगर इंटरनली बात करें तो ये दोनों कभी मनोज पांडे को पसंद नहीं करते, क्योंकि मनोज पांडे वैसे भी समाजवादी पार्टी के रहे हैं, इनका बैकग्राउंड कांग्रेस और उसके बाद अब भाजपा का है। ऐसे में एक इंटरनल राइवलरी है। अब बहुत दिलचस्प हो चुका है कि क्या इन तीनों सीटों पर ये तीनों विधायक जो कि सवर्ण अग्री बिरादरी से आते हैं, 2 ठाकुर और 1 ब्राह्मण है, क्या बीजेपी के टिकट पर जीत पाएंगे या फिर अखिलेश यादव इन तीनों को हरा कर ही दम लेंगे। खैर, इस पर नजर रहेगी, लेकिन बहुत दिलचस्प होगा इन तीनों का 2027 का चुनाव, उस पर भी नजर होगी और वहां के बदलते बिगड़ते समीकरणों पर भी। तो इन दोनों नेताओं ने, खासकर मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह, दोनों ने निष्कासन के बाद कहा है कि अब वो बहुत निश्चिंत हो गए और उन्हें बहुत रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि पार्टी ने ये डिसीजन ले लिया। यही नहीं, मनोज पांडे ने ये तो कहा कि मैं तो बीजेपी का पहले ही हो चुका हूं। राकेश प्रताप सिंह ने दावा कर दिया कि उनके साथ दर्जन भर से ज्यादा विधायक हैं और आने वाले वक्त में कई विधायक टूटेंगे। यही नहीं, ऐसा ही मिलता जुलता दावा मनोज पांडे ने भी कर दिया है। आप इनके दावों को सुन लीजिए, फिर आगे इसके मायने बताते हैं। केवल षड्यंत्र है विधायकों को बांटने का कि अब वो कुछ बोलने लगे। 8 विधायक में 7 विधायक एक साथ खड़े हैं। एक विधायक की अपनी कोई मजबूरी हो सकती है। मैं आपको पता है कि वो उन्होंने वोट भी नहीं दिया था, केवल वोट पे बहिष्कार किया था। विधायक की अगर आपको संख्या देखनी हो तो आपको 1 आध महीने में विधायकों की संख्या भी दिखा देंगे हम, जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। तो इनके दावों में कितना दम है? क्या सचमुच बीजेपी के लिए ये हनुमान की भूमिका में होंगे? क्या ये आने वाले वक्त में सपा के बड़े नामों को तोड़कर भाजपा में ला पाएंगे? क्या बीजेपी में उन्हें वो तवज्जो मिलेगी जो समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव देते रहे हैं? ये अब वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी से निकाल बाहर किया है, बेशक ये बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन इनके लिए 2027 आसान नहीं होने वाला। अगली खबर। और अब बात कर लेते हैं उन 4 विधायकों की जिनको फिलहाल अखिलेश यादव ने बख्श दिया है। जी हां, साथ में ये 4 नाम भी थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। तो पहले इन नामों को सुन लीजिए। राकेश पांडे अंबेडकर नगर के हैं, रितेश पांडे के पिता हैं। दूसरा नाम विनोद चतुर्वेदी का है। ये दोनों ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, दोनों विधायक हैं। 2 और विधायक, पूजा पाल, जी हां, राजू पाल की पत्नी हैं और प्रयागराज से आती हैं, और साथ साथ आशुतोष मौर्य बदायूं के पास से आते हैं। जी हां, तो क्रॉस वोटिंग करने वालों में आशुतोष मौर्य और पूजा पाल, ये दोनों ओबीसी बिरादरी से। ओबीसी में भी आप ईबीसी कह लें, यानी अति पिछड़ी, हालांकि वर्गीकरण अभी नहीं है लेकिन माना जाता है। इन दोनों लोगों को अखिलेश यादव ने नहीं टच किया है, ना ही कोई नोटिस दी है। और इसके अलावा 2 ब्राह्मण विधायक। कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने इन विधायकों को लेकर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो इसलिए नहीं निकाल रहे कि इनकी जरूरत इन्हें राज्यसभा में, आने वाले राज्यसभा चुनाव में पड़ सकती है। तो खैर, उन 3 को जिनको उन्होंने निकाला उसके बारे में तो उन्हें पहले से मालूम था कि ये तीनों चाहे पार्टी में रहें या बाहर कर दिए जाएं, ये बीजेपी के साथ हो चुके हैं। अगर उनको रोक के भी रखते हैं तो भी उनके वोट उनको नहीं मिलने। लेकिन इन 4 पर अखिलेश यादव की नजरें थी। जी हां, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, आशुतोष मौर्य और पूजा पाल। और इन 4 विधायकों को नहीं छूने के पीछे की वजह अखिलेश यादव का वो पीडी और ब्राह्मण फॉर्मूला भी है, जिस पर वो पिछले काफी वक्त से काम भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में दोबारा से अपने पक्ष में करने में जुटे हैं कि वो नाराज ब्राह्मण वर्ग जो
इस सरकार में, जिसे लगता है कि ठाकुरवाद हो रहा है, जिसे लगता है कि एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, जो खासकर ठाकुर ब्राह्मण जो राइवलरी जो बहुत दशकों से रही है, उसे लेकर के वो अपना वोटिंग पैटर्न तय करता रहा है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उसे लुभाने की कोशिश में, और इसीलिए उन्होंने दो ब्राह्मण चेहरों, खास करके राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी को नहीं छुआ है, ताकि वो ब्राह्मणों में एक मैसेज दे सकें कि बेशक आपने हमारे खिलाफ वोट किया, हमारे कैंडिडेट को हराया, लेकिन मेरा हृदय बड़ा है और मैं आपको फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा। और अगर रास्ते पे आ गए तो शायद सब कुछ सामान्य भी हो जाए। और यही बात उन दोनों ओबीसी विधायकों पर भी है। जी हां, पूजा पाल जो कि प्रयागराज से आती हैं, राजूपाल की पत्नी रही हैं, और अतीक अहमद मामले में उन्होंने खुलकर योगी सरकार का साथ दिया था, क्योंकि उनके पति पूजा पाल को मारने वालों में अतीक अहमद और उनके भाई का हाथ माना जाता रहा। खैर, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य, इन दोनों को भी अखिलेश यादव ने नहीं छुआ, और इसके पीछे की वजह उनका पीडीए है, जिसके लिए वो लगातार दिन रात बातें करते रहते हैं। तो इन चार लोगों को नहीं छूने की वजह अखिलेश यादव की सियासी जो उनका समीकरण है, वो सबसे पहले और सबसे बड़ा है। और दूसरी बात ये चारों ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सिर्फ एकमात्र काम ये किया कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, और उस क्रॉस वोटिंग में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे संजय सेठ, उनको जिताने में मदद कर दी। और कभी संजय सेठ समाजवादी पार्टी के ट्रेजरर और सपा के बहुत करीबी हुआ करते थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने यह मान लिया कि चलो उनका कैंडिडेट बेशक हार गया, लेकिन इन चार लोगों को कहीं ना कहीं एक मौका दिया जा सकता है। उससे उनके दो बातें सध रही थी। एक, उनके जो पीडीए की उनकी जो कहानी है, या पीडीए का जो उनका समीकरण है, उसमें कोई नाराजगी नहीं होगी, उल्टे उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। और दूसरी बात ये कि जिनके बारे में तय था कि वो उनके पीडीए के फॉर्मूले के विपरीत चल रहे हैं, जो लगातार हिंदुवादी सरकार की बात कर रहे हैं, जो लगातार अखिलेश यादव को अल्पसंख्यकवादी या हिंदू विरोधी बता रहे हैं, ऐसे को तो अखिलेश यादव ने किनारे कर दिया। लेकिन बचे हुए चार लोगों को उन्होंने एक तरीके से जीवन दान दे दिया है, एक मौका उन्हें दे दिया है। और ये मौका इसलिए भी कि आने वाले वक्त में पता नहीं कौन सा समीकरण बन जाए। कहीं यही विधायक उनके लिए एसेट न बन जाएं, कहीं यही लोग ऐसे न हो जाएं जो अखिलेश यादव के साथ खड़े हो जाएं और फिर उनको ही टिकट देना पड़े, क्योंकि ये चारों नाम भी अपने अपने क्षेत्र में बड़े और मजबूत नाम हैं और इनको हराना भी आसान नहीं। हालांकि बीजेपी सब पे डोरे डाल रही है, लेकिन फिलहाल चार लोगों ने अखिलेश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अखिलेश यादव के खिलाफ सिवाय उस राज्यसभा में वोटिंग के अलावा इन्होंने न तो आज तक बयानबाजी की और न ही बीजेपी के नजदीक दिखाई दी। ऐसे में फूट डालो और राज करो जैसी चीज अखिलेश यादव ने कम से कम अपने इस बागी विधायकों में तो डाल ही दिया। 3 को बाहर कर दिया, 4 को रखा है, और अगर जरूरत पड़ी तो शायद ये चारों सपा के साथ खड़े भी हो जाएंगे, और नहीं भी खड़े हुए तो अखिलेश यादव का बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कुल मिलाकर के ये अब मान लीजिए कि इस एक मास्टर स्ट्रोक से अखिलेश यादव ने कई निशाने साध लिए हैं, और इस वक्त उनका ये फैसला सियासी तौर पर बहुत सटीक माना जा रहा है। और अब आखिरी में एक बात आपको बताते चलें, वो है चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ महिला आयोग में एक शिकायत दी गई है। क्या है इसका पूरा डिटेल आप इस कंप्लेंट लेटर से समझ सकते हैं। देखिए इस कंप्लेंट लेटर में लिखा क्या है और कौन है वो महिला जिसने शिकायत की। तो रोहिणी घावरी जो लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता, नगीना से सांसद हैं, उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर बोल रही हैं, लिख रही हैं कि उनका शोषण चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया है। कई वीडियोस उन्होंने डाले, कई बातें उन्होंने कही, लेकिन अब औपचारिक तौर पर उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक शिकायती पत्र दिया है।
यानी कि उन्होंने अपने साथ हो रहे उस व्यवहार को लेकर के, अपने ऊपर हुए शोषण के आरोपों को लेकर उन्होंने दिल्ली महिला आयोग को ये कंप्लेन लेटर सौंपा है। क्या होगा आगे चंद्रशेखर आजाद रावण का, कैसे वो इससे निपटेंगे, ये बेहद अहम है। लेकिन अब ये मामला इस कंप्लेन के, इस शिकायत के आधिकारिक हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।